Siddiqui this side, and I welcome you to Web Sankul Civil Engineering batch. And we know that that this batch is especially for Gujarat Pollution Control Board. Okay, तो आज हम लोग इस सेशन में डील क्या करने वाले हैं कि एक हीट ट्रांसफर के मैं टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि पता है कि हमें यहाँ पर आपके एग्जाम में ये जो आपका पीसीबी का होने वाला है, इसमें एक हमारा सेक्शन है केमिकल इंजीनियरिंग का। तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिकली हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर का पार्ट होने वाला है वो मैं आपके साथ डील करने वाली हूँ। तो आज ये आपका एक डेमो लेक्चर है। तो डेमो लेक्चर में मैं एक छोटा सा कोई टॉपिक यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो कि हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का है। हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का यहाँ पर टॉपिक है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। जैसा कि मैं पूरे के पूरे हीट ट्रांसफर को आपको यहाँ पर मेनली 6 यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो लाइक कि आपको पर्टिकुलर यही टॉपिक आज पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने एक रैंडम टॉपिक आज मैं एक पिक कर रही हूँ, ठीक है। दैट वन इज ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। चलिए तो बात करते हैं। वेट जस्ट अ मिनट। एंड योर एग्जाम इज व्हाट? गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग आज डील करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में मेनली दो पार्ट हैं, एक अलग से, दैट वन इज हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन सा है? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का ही टॉपिक है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। हीट ट्रांसफर, okay. First of all, you just tell me everyone whether I am audible and visible to all of you properly or not. Am I audible and visible to all of you or not? First of all, you just confirm. Okay. दिवेश, thank you. मैं audible and visible दोनों हूँ। Okay. निकुंज, आकाश, ओके गुड। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट ये मैं अभी आपको अनाउंस कर रही हूँ कि ये मैं डील करूंगी, एंड इसके बाद भी अगर कोई और टॉपिक है तो मैं आपको ग्रेजुअली वो बताती हुई चलूंगी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर को मैं मेनली 6 यूनिट्स में कैटेगराइज करने वाली हूँ। 6 यूनिट्स कौन कौन सी होने वाली है? कंडक्शन, 6 यूनिट्स यहाँ पर होने वाली है कंडक्शन। wait just a minute. कंडक्शन, हम डील करेंगे कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, heat exchanger, boiling and condensation, boiling and condensation, and the last one is evaporator. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर these 3 chapters, conduction, convection and radiation, these 3 are basically modes of heat transfer. What? Modes of heat transfer. Modes of heat transfer. And heat exchanger is what? This one is a heat exchange device. Heat exchange equipment, we can say. Heat exchange is what?
here in heat exchanger we will study that there is a heat transfer between two fluids. One is hot fluid and another one is cold fluid, and both the fluids are there in indirect thermal contact. Now not in direct thermal contact, दे आर इन इनडायरेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट। और किस तरह से दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर होता है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेनली। एंड हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट है एक, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इनडायरेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट हो सकता है और कौन कौन से डिजाइनिंग पैरामीटर्स होते हैं हीट एक्सचेंजर्स में। तो मेनली हम यहाँ पर ये फोकस करने वाले हैं। नाउ अगर हम बात करें कि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन की, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इज द heat transport phenomena. This one is what? Heat transport phenomena. This one is heat transport phenomena. Likewise, evaporator is also a heat exchange equipment. Heat exchange equipment. एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैं सबसे पहले वाले चैप्टर की बात करूं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि ये डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई बताना चाहेगा? है ना, आपके देखिए यहाँ पर मैं बिलीव करती हूँ, मैं जितने भी टॉपिक्स को आपके साथ डील करूंगी यहाँ पर मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन ना हो, है ना, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो। कुछ भी आपका डाउट होता है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई भी अपने साथ डाउट कैरी करने की जरूरत नहीं है, आराम से एकदम फ्रेंडली रहिए। कुछ भी ना तो मेरे से हेजिटेट करने की जरूरत है, ना तो ये लगे कि भाई मेरे बैचमेट हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, क्या सोचे होंगे कि इसे ये भी नहीं आता। आपकी जितनी भी सिली मिस्टेक्स हो, कैसे भी डाउट्स हो, आप मेरे से यहाँ पर ड्यूरिंग द क्लास यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। बस जितनी गलतियां यहाँ करनी है कर लो, जितना भी कैसे भी इनोवेटिव तरीके से सोचना है कि ये कैसे टॉपिक हो सकता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी ज्यादा यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे कुछ गलतियां होंगी, कुछ पॉजिटिव वहां पर आप करेंगे। गलतियों से आप क्या करिए कि सीखते चलिए, है ना। तो जितनी गलतियां यहाँ करनी है बस कर लीजिए, एग्जाम हॉल में गलतियां अलाउ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मुझे बताइए फटाफट कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? दीज थ्री आर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एनीवन? कंडक्शन इज थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, ये कहना है जैनिश का। और कोई? निकुंज का कहना है कि कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, कंडक्शन इज थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स, कुछ लोगों का कहना है कंडक्शन। चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राइड एवरीवन। देखो होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर होता क्या है? हीट ट्रांसफर होता क्या है? This one is basically the exchange of thermal momentum. Okay, thermal potential. Temperature is what? Thermal potential. थर्मल पोटेंशियल, अगर कोई दो बॉडीज जो डिफरेंट थर्मल पोटेंशियल में है तो फॉर श्योर वहां पर जो हायर थर्मल पोटेंशियल पे है उससे लोअर थर्मल पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये मेनली तीन मोड्स के थ्रू होता है, वाया कंडक्शन, वाया कन्वेक्शन, वाया रेडिएशन। कंडक्शन का क्या मतलब है? वाया कंडक्शन का मतलब क्या है कि अगर दो मीडियम है और दोनों मीडियम्स का मिनिमम दो मीडियम यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, दो बॉडीज मिनिमम होनी चाहिए, या फिर किसी एक ही बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और डिफरेंट वो थर्मल पोटेंशियल दैट मींस कि टेम्परेचर में होने चाहिए।
ठीक है। तो अगर सेम फेजेस के बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हमारी मेनली फेजेस क्या क्या होती हैं? तीन, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी एंड गैसेस होंगी। एंड इसके बाद भी और भी बहुत सारी फेजेस एग्जिस्टेंस में होती हैं, लाइक प्लाज्मिक फ्लूइड्स एंड ऑल। बट हम क्या है कि हम वी आर नॉट मेडिकल स्टूडेंट्स, हम लोग इंजीनियर्स लोग सिर्फ और सिर्फ तीन फेजेस में ही डील करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर सॉलिड सॉलिड के बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा है, अगर सॉलिड सॉलिड के बीच हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वाया कंडक्शन उसे बोलेंगे। लिक्विड लिक्विड के बीच हो रहा है तो वो भी वाया कंडक्शन होगा। अगर गैस गैस के बीच मींस सेम फेजेस के बीच हो रहा है तो हम लोग उसे वाया कंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर मीडियम होता है, देयर इज नो एनी एप्रिशिएबल मूवमेंट इन द मीडियम। ये कैसा हुआ? कंडक्शन। अगर दूसरी बात की, अगर सपोज दैट कि जो मीडियम है वही पूरी तरीके से मूव करने लगा, तो वहां पर हम ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कंडक्शन नहीं बोलेंगे, उससे हम लोग बोलने लगते हैं कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक यहाँ पर कंडीशन होती है कि डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट फेजेस होने चाहिए। फेजेस या तो सॉलिड लिक्विड के बीच हो सकता है, लिक्विड गैसेस के बीच हो सकता है, या फिर गैसेस एंड सॉलिड के बीच हो सकता है। डिफरेंट फेजेस आ गई, ठीक है। एंड यहाँ पर एप्रिशिएबल मूवमेंट अलाउड है मीडियम का। एंड व्हाट अबाउट रेडिएशन? ये दोनों मीडियम्स किस तरह से, ये दोनों मोड्स से डिफरेंस है। ये जो रेडिएशन होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर किसी भी मीडियम की एज सच रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अब मैं आपको ये तीनों मोड्स को एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज दैट है क्या, एक सपोज दैट क्या है कि आप एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक फर्स्ट बेंच में है, देन उसके बाद सेकंड में, थर्ड में एंड सो ऑन। अब करना क्या है, मैंने ये पेन दिया, मैंने बोला कि वो लास्ट वाली रो तक इस पेन को पास ऑन करना है, ठीक है। तो एक क्या प्रोसेस हो सकता है कि मैंने फर्स्ट वाली बेंच में जो स्टूडेंट बैठा है, मैंने उसको ये पेन पास किया, उसने अपनी सेकंड वाली को किया, थर्ड को किया, एडजस्टेंट स्टूडेंट जो है उसको उन्होंने पास ऑन किया। एंड फाइनली ये क्या हुआ कि लास्ट तक पहुंच गया। किसी भी स्टूडेंट ने अपनी मीन पोजीशन को लीव नहीं किया, ठीक है। मीन पोजीशन को लीव नहीं किया है, बस अपनी मीन पोजीशन के अराउंड 360 डिग्री पे रोटेट किया है। आप बैठे बैठे किसी भी एंगल में घूम सकते हैं, बट आप उठ के खुद नहीं गए। अगर इस तरह से आप इसको पास कर रहे हैं तो ये वाया कंडक्शन कहा जाएगा। वाया कन्वेक्शन क्या कहा जाएगा? एक फर्स्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठा है उसने ये पेन लिया और उठ करके चला गया लास्ट वाली रो पे, और उसको जाकर के ये हैंड ओवर करके आया। ये क्या हुआ कि वो जो मीडियम था, वो मीडियम क्या था, फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट वो खुद ही मूव करने लगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाया कन्वेक्शन वहां पर ट्रांसफर हुआ है। ऑल्दो वो हीट नहीं था, वो पेन था, बट फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे हैं। थर्ड, रेडिएशन का क्या मतलब हुआ? उसमें मैं बोल रही हूँ कि हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना तो मुझे फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, ना तो सेकंड वाले की, ना तो थर्ड, एंड किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को थ्रो कर दिया, लास्ट में उठा करके फेंक दिया यहां से और लास्ट में पहुंच गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि वाया रेडिएशन हीट का ट्रांसफर हुआ। सन से जो सनलाइट अर्थ पे आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स, बंडल ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाया रेडिएशन हीट का ट्रांसफर सन से अर्थ तक हो रहा है, और कोई ऐसे बीच में मीडियम नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो मैंने जब हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल मैं डिस्कस करूंगी। अभी मैंने एक जस्ट प्लॉट डेवलप कर दिया है कि आपको पता होने चाहिए कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। तो अब इस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे पहला चैप्टर होता है कंडक्शन। कंडक्शन के लिए सबसे पहला जो एसोसिएटेड लॉ आता है, दैट वन इज व्हाट? फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं सारे, फूरियर्स ने एक हमें लॉ दिया है ना, फूरियर अंकल ने हम लोगों को एक लॉ दे दिया कि फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन ये है भाई, फूरियर्स लॉ ऑफ
सेकंड उसमें कर दें, है ना, तो आपको पीडीएफ आपकी अच्छी जनरेट हो जाएगी। चलो, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? आप लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने एक मैथमेटिकल यहाँ पर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट बीटेक की नहीं मैं बात करती हूँ, बोलो मैम हमने तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है। बहुत से लोगों के दिमाग में अगर ये बात होगी कि मैम मैं तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, ना तो मैंने हीट ट्रांसफर पढ़ा है ना ही मैंने मास ट्रांसफर पढ़ा है, तो क्या मुझे हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर इजिली समझ आ जाएगा? तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक्स से पढ़ाने वाली हूँ, है ना। एक जरूरी नहीं, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पहले से आता हो तभी समझ आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से एम्प्टी माइंड एकदम फ्री होकर के बैठिए, ठीक, बस समझते जाइए जहां से। and my class notes and all the topics that will be covered here in the classroom will be more than sufficient to crack your exam with a very very good marks, ठीक है। चलो, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में अगर मैं बात करूं तो एक ये एक्सप्रेशन आता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन एनी डायरेक्शन x is exactly equal to thermal conductivity into area minus dt by dx. This one is what? Temperature gradient in the direction of heat transfer. ये मैं अभी आप लोगों को इन शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ कि हमें ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का एक बेसिक्स पता चल जाए कि भाई वाई ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ये हम लोग क्या करते हैं, बस ये जानते हैं कि भाई ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, कैसे इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन उसको कैसे से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट एंड व्हाई। व्हाट इज हीट ट्रांसफर, व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाई कंडक्शन, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद जब आप पढ़ोगे कि कैसे पढ़ना है तो आपको ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब बात आती है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, यहाँ पर फूरियर्स ने मल्टीपल अजम्पशंस लिए थे, पहला अजम्पशन क्या था, सरफेसेस आर आइसोथर्मल। पहला अजम्पशन इन्होंने बोला कि सरफेसेस आर आइसोथर्मल, सरफेसेस आर आइसोथर्मल। दूसरा इन्होंने क्या बताया, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। दूसरा इन्होंने बताया स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ये मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगी कि किस तरह से एग्जैक्टली आया था, सब कुछ, है ना, जब मैं ये टॉपिक पे आऊंगी। अभी मैंने एक रैंडम टॉपिक उठाया है। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है वन डायमेंशनल हीट फ्लो, वन डायमेंशनल हीट फ्लो। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज whatever heat will enter, whatever heat will enter, nothing will retain inside the material, nothing will retain, nothing will retain inside the material. That means inside the material, that is the same amount of heat will liberate from the another side, will liberate from the another side. ओके, चलो अब काम क्या करते हैं,
यहाँ पर इतने सारे अजम्पशंस हो गए, और एक अजम्पशन क्या था कि जो भी मटेरियल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसकी कोई ना कोई थर्मल कंडक्टिविटी है, K विल रिमेन कांस्टेंट। ये मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, है ना। अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेसेस आइसोथर्मल होने का क्या यहाँ पर है, एंड यहाँ पर क्या बेसिकली ये वाला अजम्पशन जो है ये क्या बता रहा है। तो हम अगर ये अभी इतने सारे अजम्पशंस लिए गए तब जाकर के फाइनली एक ये रिजल्ट मिला हमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब करूं क्या, मैं वन बाय वन सारे अजम्पशंस को रिमूव करती चलूं। जब सारे अजम्पशंस को वन बाय वन मैं रिमूव करूंगी तो जो जो यहाँ पर इक्वेशन बन के आएगी दैट वन विल बी नोन एज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। और उसी में ही एक फॉर्म है कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर मींस here temperature is not going to vary with respect to time. That means the temperature is going to vary with respect to spatial coordinates only. ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या है, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। ये कैसे क्या है कि जब हम लोग जनरल हीट कंडक्शन पर पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हमारी मेन कहानी टॉपिक की यहाँ से शुरू होती है। ये सब आपका क्या था, बेसिक्स था, जो कि आपको ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, मैंने एक रैंडम टॉपिक इसको उठाया है। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, एनीवन? मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन क्या होता है। एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड्स। देखिए सिविल, वही मैंने बात बताया कि सिविल वालों, आप लोग सिविल वाले, आपको लग रहा होगा कि मैडम तो केमिकल के हिसाब से ही पढ़ा रही हैं। तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ बताया क्या है, बहुत सारा हर एक लाइन के पीछे अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेन हमें आज इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन वो कंडक्शन होता है, पहले मेनली हमारा यहाँ पर हीट ट्रांसफर में सारा खेल टेम्परेचर का है। कौन से पैरामीटर का है, टेम्परेचर में है। टेम्परेचर में ही वेरिएशन आ रहा है। अगर हायर टेम्परेचर में है तो उसका क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और जो लो टेम्परेचर की है दैट मींस लो थर्मल पोटेंशियल की बॉडी है, वो जब दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, मींस उसका थर्मल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो सारा खेल यहाँ पर हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर का होता है। मेनली टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज टाइम। स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स इज व्हाट सपोज दैट कि ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, दिस वन इज अ सिस्टम, दिस वन इज अ सिस्टम, ठीक है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब हीट का ट्रांसफर होगा, ये किसी एम्बिएंट में रखा है, ठीक है, ये किसी एम्बिएंट में, या तो ये बॉडी हो सकती है या फिर हो सकता है कि ये सिस्टम कोई हो सकता है। इसका कोई इनिशियल टेम्परेचर क्या है, Ti है, इनिशियल टेम्परेचर, एंड ये किसी एम्बिएंट में रखी हुई है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, T इनफिनाइट वाले एम्बिएंट में रखा हुआ है। इसका इनिशियल टेम्परेचर, लेट सपोज दैट कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस की ये एक हॉट बॉडी है, और ये ऐसी सराउंडिंग में रखी है जहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हॉट बॉडी अपने टेम्परेचर को, ये सिस्टम क्या होगा, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग हीट का ट्रांसफर होने लगेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पर थर्मल ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर गया है। थर्मल ग्रेडियंट क्या है कि दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फ्रॉम हायर थर्मल पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर थर्मल पोटेंशियल हीट का ट्रांसफर होने लगेगा। जस्ट अपोजिट भी अगर हम बात करें, लाइकवाइज कि सपोज दैट कि इसी बॉडी का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस।
अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस का कोई सिस्टम है और ये 80 डिग्री सेल्सियस की किसी सराउंडिंग में प्लेस है, तो अब क्या होगा, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम हीट का ट्रांसफर होगा। ये बॉडी गर्म होने लगेगी और ये बॉडी क्या है, ये ठंडी होने लगेगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। टेम्परेचर में वेरिएशन डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है। लेट्स सपोज दैट यहाँ ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन है। तो होगा क्या, मेनली सभी डायरेक्शन में वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में वेरिएशन होना चाहिए, z एंड दिस वन इज व्हाट, y। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम के साथ भी वेरिएशन होना चाहिए। तो ये s क्या डिनोट कर रहा है, x y z, ऑल द स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। हम यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन दो पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट। तो अब होता क्या है कि हम एक बार में एक ही पैरामीटर के साथ तो खेल सकते हैं। ऑन पेन एंड पेपर अगर अपने को कैलकुलेशन करना है बिना किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक टाइम पे एक ही पैरामीटर का वेरिएशन देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मान लें कि सपोज दैट कि यहाँ पर इस सिस्टम में स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में टाइम में वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब हर एक डायरेक्शन में टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा, बस टेम्परेचर में जो वेरिएशन आ रहा है टाइम के साथ आ रहा है। तो इस तरह से कैसे, देखो मैंने बोला कि एक ये सिस्टम है, मैं बोल रही हूँ लेट्स सपोज दैट दिस वन इज अ सिस्टम, ठीक। इसको मैंने क्या बोला कि वही मान के चलते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कौन से एम्बिएंट पे प्लेस है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। कौन से एम्बिएंट में प्लेस है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसके टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्वेशन कब किया, एट t इज इक्वल टू 0 पे। स्टार्टिंग में हमने बात की एट t इज इक्वल टू 0 पे। अब हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन कब किया, आफ्टर 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट हमने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर अब कितना हो गया इसका, ये क्या है, कोई tt है, ये कितना हो गया, 100 से डिक्रीज होकर के लेट्स सपोज दैट ये 85 हो गया, 85 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट क्या था, अभी भी वही 20 डिग्री सेल्सियस है। ये हम क्योंकि एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर पे ऐसे जो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, कि होगा, नो डाउट होगा कि इसकी अगर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये ओपन एरिया है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की पूरी बात कर रहे हैं कि हमें वहां पर इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगता है, ठीक है। दिस वन इज बेसिकली अ सिंक। हमने ये क्या किया, ये t इज इक्वल टू 10 मिनट पे, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 10 मिनट पे ऑब्जर्वेशन किया। फर्दर 10 मिनट्स बाद हमने फिर से देखा, क्या कि अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया है, अब इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। अब बोलूं कि स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में मैम कैसे वेरिएशन हम नहीं देख सकते हैं। देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पर t इज द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, बट t इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स। इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पेशियल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे हमने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके सेंटर पर भी है, सेंटर पर भी 100 है, इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसके बल्क के हर एक पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस ही है टेम्परेचर। कहीं पर भी देख लो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है। फिर हमने क्या किया,
देखा क्या 10 मिनट बाद अब 85 हुआ। 85 अगर टेम्परेचर है तो 85 यहाँ पर भी होना चाहिए, 85 यहाँ भी, 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 और हर एक पॉइंट पर 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स किसी भी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर में वेरिएशन आ ही नहीं रहा है। समझ में आई बात? टाइम की वजह से, टाइम इंक्रीमेंट की वजह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ साथ यहाँ पर डिक्रीमेंट टेम्परेचर में हो रहा है। अब और डिक्रीज हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये 60 डिग्री सेल्सियस हर जगह होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पर भाई 60 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 95 है, तो ऐसा नहीं, हर जगह 60 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई सिस्टम है, ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो बहुत ही स्पेशल सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं? लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ वेरिएशन टेम्परेचर में दिखाता है, स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में नहीं दिखाता। लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। अब मैंने क्या बताया था कि हम एक टाइम पर एक ही पैरामीटर के साथ खेल सकते हैं। अब देखो भाई हुआ क्या, अगर मैं ये बोलूं कि इसका टेम्परेचर जब इतना था इनिशियल और इस एम्बिएंट पे रखा था, तो 10 मिनट के बाद इसमें कितना डिक्रीमेंट आया, इतना आया। ये हम कब बता सकते हैं? जब यहाँ पर हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम हो। अब सपोज दैट कि टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है और साथ ही साथ हर एक पॉइंट पे डिफरेंट टेम्परेचर है, तो आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डेवलप नहीं कर सकते ऑन पेन एंड पेपर फिलहाल। इसीलिए हम लोग थ्रू आउट ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन टॉपिक जब भी डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम का करेंगे। ये कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है जो इन एक्चुअल कभी एग्जिस्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट हो सकता है कि हो भी जाए कभी, बहुत रेयर। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी हम लोग अभी भी किसी भी ब्रांच में हो, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, हम लोग जितने भी लॉज पढ़ रहे हैं दैट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस अजम्पशंस। तो अभी हम लोग एक्यूरेट कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्यूरेट पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। अजम्पशंस हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन, हम लोग ऑन पेन एंड पेपर कैलकुलेशन कर सकें, दैट्स व्हाई। पहले ठीक उसी तरह से जैसे कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो उसको क्या वॉकर दिया जाता है विद लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स, कि भैया उसके पास बहुत सारा सपोर्ट है। ठीक है, लोग उसको पकड़ के चलाते हैं कि अभी गिरे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट उसे साइकिल या सब कुछ तो नहीं दे दिया जाता। या पहले आप देखते होंगे छोटे बच्चों की जो साइकिल होती है उसमें एक्स्ट्रा व्हील्स दे रखे होते हैं एज अ सपोर्टर, है ना, सैडल की तरह दिए होते हैं। वो क्यों दिए होते हैं? दैट आर द बेसिकली अजम्पशंस, जो कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट्स लेकर के चल रहे हैं सो दैट कि हम लोग यहाँ पर इजीली कैलकुलेशन कर सकें। तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि ये हमारा एक तरह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम का। ठीक है, पहले हम लोग स्टडी इस हिसाब से करेंगे, फिर उसके बाद इन एक्चुअल हायर स्टडीज की तरफ जब हम लोग जाते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बीटेक कर लिए, एमटेक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, पीएचडी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हम लोग उसमें डॉक्टरेट कर रहे हैं, क्यों थीसिस कर रहे होते हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक अजम्पशंस को हटा रहे होते हैं, रियल दुनिया में काम करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ कि हम लोग लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम ही क्यों ले रहे हैं और लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है क्या यहाँ तक कि क्या है लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम और क्यों है लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम? एनीवन? रिपीट करना है? अच्छा, वो पहले का था आपका जगराज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, है ना। मैं यही चाहती हूँ कि आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
कोई भी डाउट्स ना हो, ठीक, कोई भी डाउट्स हो आप लोग कैरी करते चलिए, मतलब सॉरी क्लियर करते चलिए, कुछ भी कैरी मत करिए, ठीक। लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम, अब बात आती है कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम मैम हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है कि नहीं है, ये सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है कि नहीं है, या है ये है कि नहीं है, तभी तो हम लोग ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन को पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी लम्प्ड, कंडीशन for the system to be lumped, for the system to be lumped, to be lumped, okay। अब यहाँ पर ये सारा इसका डिसीजन कि कोई सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका बायट नंबर कितना है। बायट नंबर इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस नंबर। जस्ट रेज योर हैंड्स, कभी बायट नंबर का नाम पहले आप लोगों ने सुना है क्या, या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? आप लोग अपना बताइए कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या कभी बायट नंबर के बारे में आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो क्या जानते हैं, है ना। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि बायट नंबर जितना कम से कम हो, इफ बायट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0.01, अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये सिस्टम क्या है, आइडल लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है, आइडल लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम। बट एक होता क्या है कि लोअर क्रिटिकल लिमिट होती है और एक होती है हायर क्रिटिकल लिमिट। यहाँ पर तो बोल दिया जाता है कि भैया जितना कम आ जाए, जितना कम आ जाए उतना ही ये आइडल लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम होगा। बट सपोज दैट कि हमारा यहाँ पर बायट नंबर लेस देन होता है तो और अच्छी बात है, और इनफैक्ट इक्वल टू 0.1 तक भी आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम कंसीडर कर लिया जाएगा। लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम की तरह इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसीडर करने का मतलब कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर 100 था तो यहाँ पर टेम्परेचर 99.99 हो, 99.98 हो, 99.90 हो, 99.91 हो, मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, तब भी हम लोग बोल देंगे कि भैया ठीक है, कंसीडर हमने कर लिया कि ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है। कंसीडरेबल डिफरेंसेस यहाँ पर टेम्परेचर में नहीं है। गॉट इट? चलो, तो ये वो वाला केस है कि भाई अगर ऐसा है तो हम कंसीडर कर लेंगे। चलो, अब बात आती है कि बायट नंबर है क्या। बायट नंबर के बेसिस पे ही तो हम लोग डिसाइड करते हैं, तो बायट नंबर देख लेते हैं क्या होता है। बायट नंबर नसल्ट नंबर से मिलता जुलता एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, जो बेसिकली एक हमें कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बताता है बिटवीन द कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बायट नंबर के बारे में देख लो भाई, क्या है बायट नंबर। बायट नंबर इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द फ्लूइड, विद इन द फ्लूइड। अब मैं फ्लूइड क्यों बोल रही हूँ कन्वेक्टिव के लिए, भैया सॉलिड में कभी भी कन्वेक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि मीडियम मूव करना चाहिए, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बेचारे कभी अलाउ नहीं किए जाते हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन को लीव कर पाए, बिकॉज उनमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं। वहां पर लैटिस वाइब्रेशन, वो मैं आपको बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी, तो सिर्फ और सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन की वजह से वहां पर हीट का ट्रांसफर होता है, बट वो मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन को लीव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, ठीक।
तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट तभी सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीडियम मूव कर रहा है भाई। यहाँ पर क्या है, कंडक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट विद इन द सॉलिड, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर विद इन द सॉलिड। हीट ट्रांसफर बोलूं या हीट ट्रांसपोर्ट बोलूं सेम बात है, ठीक है, विद इन द सॉलिड। सॉलिड क्या, सपोज दैट कि ये स्फेरिकल पार्टिकल या कोई भी शेप का पार्टिकल एम्बिएंट में रखा है, तो इस सॉलिड में वाया कंडक्शन हीट का ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है, और जिस भी फ्लूइड की सराउंडिंग में रखा है, लाइक यहाँ पर क्या है, हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, तो वहां पर वाया कन्वेक्शन हीट का ट्रांसफर बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड एम्बिएंट के बीच क्या, किस रेट से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच एक कंपैरेटिव स्टडी हमें बताता है। इसका फाइनल फॉर्मूला बायट नंबर का हमारा बन के आता है HLC बाय के, HLC बाय के। जहां पर देख लो भैया क्या है, H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, ये आप लोग आगे चल के जानेंगे कि ये होता क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, and K is what, thermal conductivity of solid, thermal conductivity of solid, thermal conductivity of solid, and here LC is what, characteristic length, characteristic length। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। यहां तक क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है मैं भी बताऊंगी आपको। व्हाट डू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय द वे द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, एनीवन? फर्स्ट टाइम क्या चीज, फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। मैंने बताया कि क्या होता है बायट नंबर, इन डिटेल भी हम आगे चल के और पढ़ेंगे। बायट नंबर बेसिकली ये होता है, अब समझ आ गया ना बायट नंबर। आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का कोई मतलब ऐसा कोई कभी रहा ही नहीं कि बायट नंबर पढ़ने की जरूरत पड़ी हो। लाइकवाइज हम लोग आपके टर्म्स जो हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, उनका आई हैव जीरो नॉलेज, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अगर बेसिक से अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो सब चीज हम लोग फर्स्ट टाइम, आपने भी फर्स्ट टाइम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, मैंने भी फर्स्ट टाइम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, फर्स्ट टाइम कभी तो कभी पढ़ी होगी, एंड हमने सीखा होगा। इसी तरह से आप लोगों की हेल्प से मैं कुछ ना कुछ सिविल सीख जाऊंगी, और मेरे थ्रू आप लोग केमिकल सीख जाएंगे, ठीक है। चलो, LC, लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। LC क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। दिस वन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ एनी पार्टिकल, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। LC is what, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो, ठीक है, ऐसा होता है। चलो ये हो गया। अब आप समझ आ गया कि बायट नंबर हमारा कोई भी सिस्टम, लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि बायट नंबर कम से कम होना चाहिए, है ना। तो और इसकी हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं, बायट नंबर कम से कम क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी लम्प्ड, कंडीशंस फॉर द सिस्टम टू बी लम्प्ड क्या होनी चाहिए कि सिस्टम टू बी लम्प्ड, देखो भाई क्या होनी चाहिए, हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट हाई होना चाहिए, हाई कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, सॉरी लो है ना, लो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक। LC क्या होनी चाहिए, LC भी जितना कम से कम हो उतनी हो, तो बायट नंबर ऑटोमेटिकली यहां पर कम होगा, ठीक है। एंड K शुड बी वेरी वेरी हाई, K शुड बी वेरी वेरी हाई, या तो K बहुत ज्यादा हो या तो H और LC की वैल्यू दोनों की बहुत कम हो, तो बायट नंबर ऑटोमेटिकली कम होगा। काउंटर प्रूफ करके देखें इसको,
मजा आने वाला है। काउंटर प्रूफ करके कैसे देखते हैं भैया, हमें क्या पता है, रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx। ठीक है, ये क्या है, ये टर्म क्या बता रहा है, वेरिएशन इन टेम्परेचर इन द डायरेक्शन x, वेरिएशन इन टेम्परेचर इन द डायरेक्शन x। अगर सपोज दैट k की वैल्यू बहुत हाई है, k टेंस टू इनफाइनाइट, मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत हाई वैल्यू है, बहुत हाई वैल्यू। सो फॉर मेंटेनिंग द सेम वैल्यू ऑफ q, dt by dx should be very very low, it will tend towards zero. That means there is negligible changes in the temperature with respect to the direction। और यही तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। नेग्लेजिबल क्या, ऑलमोस्ट जीरो चेंज इन द टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू द स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि हर एक पॉइंट पे सेम ही टेम्परेचर रहे। प्रूफ हो रहा है, यही बात तो हम यहाँ भी कह रहे हैं और इसको हमने यहाँ पर भी वही बात प्रूफ कर रहे हैं। तो घूमकर की बात तो वही आ गई ना कि अगर हमारा k बहुत ज्यादा है, और k कब बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि बायट नंबर बहुत कम होना चाहिए। इसी वजह से बायट नंबर के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कोई भी सिस्टम लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है या नहीं है। चलो यहाँ तक समझ आया, ये समझ आ गया कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम को ही क्यों पढ़ते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में, इसकी हेल्प से ही क्यों ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन पढ़ते हैं, लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है, और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर सबको? आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया हमने देख लिया क्या है कैसे है, अब हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्वेशन का, इक्वेशन कैसे बनाएंगे अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। और ये इक्वेशंस क्या होती हैं, यही हमारी डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स में। आपको एक बहुत ही इंटरेस्ट की मैं बात बताती हूँ कि आपको पता है कि मेडिकल साइंस में जो भी पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में कैसे पता चल जाता है कि किसी भी पर्सन की डेथ का टाइम है ना, लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट तो तभी कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई, लोग कहते हैं कि अभी इसकी हमें डेथ का टाइम नहीं पता है। आज हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे इसी के कॉन्सेप्ट से, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा डेफिनेटली। तो कैसे बता पाते हैं वो लोग कि इस पर्सन की डेथ किस टाइम हुई थी, उस बॉडी की थर्मल कंडीशन को देख करके, एट प्रेजेंट टाइम के साथ अभी कितनी, क्या उसकी थर्मल कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, कौन से एनवायरनमेंट में वो बॉडी पाई गई, कैसी एम्बियंट में, और उस बॉडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही थी, इन सब का एक कैलकुलेशन होता है जो कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के फॉर्मूला से ही होता है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी की हेल्प से। बट हाँ, यहाँ पर हम लोग इजी टर्म में बात कर रहे हैं, वहां पर भाई ऑन पेन एंड पेपर तो कैलकुलेशन नहीं होता है ना, ठीक, ऑन एंड पेन पेपर नहीं होता तो हम लोग, लेकिन हाँ टेंटेटिव एक टाइम हम लोग भी बता सकते हैं, हम इस टॉपिक को अगर सीख जाएंगे तो कोई भी चीज है, हमें कोई भी टॉपिक सीखना है तो हमें उसे डेली लाइफ से रिलेट करके सीखना चाहिए। हमें जब तक भाई किसी भी चीज का विजुअलाइजेशन नहीं होता है कि भैया इसका एप्लीकेशन है क्या, हम अभी तक मैथ्स पढ़ते आए हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या है, साइंस का तो हमें तब भी समझ आ जाता है। बहुत से लोगों को कहना होता है कि हम मैथ्स पढ़ ही क्यों रहे हैं भैया, इसका क्या डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। तो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का मैं आपको यूज अभी पढ़ाऊंगी। चलो यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन, फटाफट कर लेते हैं इक्वेशन का। मैंने एक ये सिस्टम बनाया, ठीक है, सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर Ti है, ये किसी एम्बिएंट T इन्फिनाइट पे रखा है, इस सिस्टम का वॉल्यूम m है, मास इसका m है, वॉल्यूम v है, मास m है, इसकी डेंसिटी क्या है इस मटेरियल की, कोई रो डेंसिटी है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp है। ठीक, चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सपोज दैट कि ये कोई भी बॉडी हो सकती है, हॉट बॉडी भी हो सकती है, कोल्ड बॉडी भी हो सकती है। हॉट बॉडी है तो मैंने क्या बताया, सिस्टम से सराउंडिंग का इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, कोल्ड है तो इस सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा। कोई भी केस ले लो सेम ही इक्वेशन बनेगी,
ठीक, चलो तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज दैट कि ये हॉट बॉडी है, अगर ये हॉट बॉडी है, सपोज दैट यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 20 है, तो रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर will be exactly equal to rate of decrement, क्योंकि इसमें अब डिक्रीमेंट होगा इंटरनल एनर्जी में, रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यहां पर क्या है, देखो भाई, एच ए, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, वो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी, एच ए टी टी माइनस टी इन्फिनाइट। ये क्या है कि हम ये पर्टिकुलर किसी टाइम टी पर बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो इसका टेम्परेचर टी टी पहुंच गया, जो कि टी आई और टी इन्फिनाइट के बीच है। इस टी टी से टी इन्फिनाइट तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये हुआ एच ए टी टी माइनस टी इन्फिनाइट। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, माइनस एम सी पी डी टी बाई डी टी। वैसे तो होता क्या है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम सी पी टी, यही तो होता है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम सी पी टी, ऐसा होता है। चलो भाई, हमने इसको क्या लिखा, एच ए टी टी माइनस टी इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया, एमसीपी मैंने बाहर लिख दिया भाई, इसका मास भी कंजर्व है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसकी कंजर्व है, तो हमने इसे इस तरह से लिख सकते हैं डी टी बाई डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, एक काम करते हैं, हमने क्या किया, इसको 0 टू टी डी टी लिख दिया, ठीक है, 0 टू टी डी टी लिख दिया, और यहाँ से क्या हुआ, एम सी पी माइनस एम सी पी बाय एच ए, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, टी टी टू टी इनफाइनाइट, टी आई टू, इनिशियल टू फाइनल है ना, इनिशियल कितना टेम्परेचर था, टी आई था, और ये टी टी पहुंचा फाइनल है ना, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे। ये क्या हुआ, टी टी माइनस टी इनफाइनाइट एंड डी टी। चलो यहाँ से क्या हो गया, एच ए बाय एम सी पी, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया, टी हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, लॉग ऑफ, माइनस लॉग ऑफ समथिंग होगा है ना, तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा, ये जस्ट रिवर्स होकर क्या होगा, टी टी माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, ऐसा हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, लॉग टी टी माइनस टी इनफाइनाइट, ये याद करने में आसान रहेगा, ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, ऐसा हो गया, माइनस एच ए ओवर एम सी पी इंटू टी, ठीक है, ये हो गई एक तो इक्वेशन। इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, लॉग हटा दो, यहाँ पर लॉग हमने हटाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, टी टी माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच ए बाय एम सी पी इंटू टी। एक तो ये फॉर्म हो गई, ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। एक फॉर्म और हो सकती है इसकी, मैं इसे क्या लिख दूं, यहाँ पर देखो भाई, मैं इसे क्या लिख दे रही हूँ, मास है ना, मास को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस एच, ठीक है, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड एरिया को मैंने इस तरह से लिख दिया, चलेगा, सीपी, ठीक, इंटू टी, ऐसा लिख दिया। तो इसको हम लोग v बाई ए को क्या लिख सकते हैं, एलसी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो यहाँ से क्या हुआ, टी टी माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h बाय रो एल सी सी पी इंटू टी। ये क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की फॉर्म में हमने कर लिया। अलग अलग फॉर्म है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। सपोज दैट जब क्वेश्चन में आपको मास गिवन हो, मास ऑफ द पार्टिकल, तो ये आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। बट सपोज दैट कि आपको मास ऑफ द पार्टिकल गिवन नहीं है, आपको साइज ऑफ द पार्टिकल गिवन है, तो आपको साइज ऑफ द पार्टिकल फिर रखना पड़ेगा LC। LC इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। और आपको करना क्या है, मेन जो ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ याद कर लेनी है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करके। ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत इजी रहेगा, डायरेक्ट आप LC की वैल्यू पुट करोगे। ये डिफरेंट फॉर्म हो गई। अब चलो हमारे पास भाई इक्वेशन आ गई। अब बोलो कि मैम अगर सपोज दैट ये कोल्ड बॉडी होती तो हम लोग क्या ही लिखते, रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसपोर्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी लिखते, उस केस में ये नेगेटिव साइन नहीं होता, हट जाता, डी बाई डी टी ऑफ MCPT होता, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता, उस केस में भैया हमने क्या बताया, कोल्ड बॉडी के केस में एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम टेम्परेचर से, तो अब वहां पर T इनफिनाइट माइनस TT लिखते, ना कि TT माइनस T इनफिनाइट। सेम वही बात होती, यहां से माइनस हटा दो, इधर उसको चेंज कर दो, तो बात वही पड़ेगी, मतलब सेम यही इक्वेशन आएगी। इसीलिए अब ये कोई डिफरेंट दो अलग केसेस नहीं होंगे कि हॉट बॉडी है कि कोल्ड बॉडी है, क्या क्या अलग होगा। ठीक है, अब हमारे ये वही एक्सप्रेशंस निकल के आ गए। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या। फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कैसे भैया टॉपिक होता है और कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। और ये 2-3 क्वेश्चंस मैं ऐसे कराने वाली हूँ आपको जो लेयर्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए, तो वो 50 क्वेश्चंस के इक्वल होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आए ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का बन जाएगा। आई नो कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, कि आपको कैलकुलेशन भारी भरकम वो करा रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन हो नहीं, मैं आपको लेयर्ड क्वेश्चंस कराऊंगी, सो दैट कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकें। क्लियर, चलो यहां तक टॉपिक सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट है क्या टॉपिक में, तो हम लोग क्वेश्चंस कर लें 2-3। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करें, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करें। इंटीग्रेशन ऑफ Ti टू T इनफिनाइट, Ti टू T इनफिनाइट। अच्छा ये किसका क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ बेटा। Ti टू TT कैसे हुआ, यश देखो ये क्या हुआ कि हम पहले क्या देखते हैं कि भाई इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल लिमिट क्या हमारी बता रही कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर Ti था। अब जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो TT है। फाइनल हम TT इसलिए बोल रहे हैं, ऑल्दो फाइनल T इनफाइनाइट है, लेकिन वो कब होगा, इनफाइनाइट टाइम पर। प्रोसेस 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0 जब था, जब T इज इक्वल टू 0 था तो टेम्परेचर कितना था, Ti था। एट टाइम T पर, किसी इंटरमीडिएट टाइम T पर इसका टेम्परेचर कितना पहुंचा, कोई TT हुआ, कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ना, ये मैंने इसीलिए Ti टू TT लिखा है। ठीक है ना यश, क्लियर है अभी। दिशा आपको क्लियर है, ओके बेटा आपको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। गुड, दैट्स ग्रेट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेती हूँ, 1 मिनट का मुझे बस टाइम दें आप लोग। आई थिंक सबको प्रॉपर ये विजिबल होगा क्वेश्चन, सबको दिख रहा है ना अच्छे से। यहाँ पर ये बोल रहे हैं स्फेरिकल स्टील बॉल, a spherical steel ball of 12 mm dia is initially at 1000 Kelvin. It is slowly cooled at surrounding of 300 Kelvin.
The heat transfer coefficient between steel ball and the surrounding is given as 5 watt per meter square Kelvin. ये जब हम लोग कन्वेक्शन का वो पढ़ेंगे इक्वेशन, तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली ये H की वैल्यू दे रहे हैं. दिस वन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ H. एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दिस वन इज व्हाट, K of steel ball is given as 21 watt per meter Kelvin. The temperature difference between the center and the surface of the steel ball is. इस तरह के क्वेश्चन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, है ना, जो कि देखने में बट इजी क्वेश्चन होते हैं. ये आपको समझ अगर टॉपिक आया है तो बहुत इजी होते हैं. अब ये बोल रहे हैं कि भैया क्या होगा, क्या दोनों के बीच जो हमारा सरफेस है बॉल का एंड इसका सेंटर है उसके बीच टेम्परेचर में डिफरेंस लार्ज होगा या स्मॉल होगा, और क्या आर कंडक्शन, दिस वन इज बेसिकली convective resistance, this one is basically the revert of the rate of heat transfer. ठीक है, चलो. तो तभी अगर जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या होता है, हमें फटाक से बनाना होता है. मैं इसे स्मॉल करती हूँ. हमें अपना डायग्राम बना के देखना होता है. ये हमारा डायग्राम है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, एक बॉल है जो कि बोल रहे हैं कि 1000 केल्विन में है. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 1000 केल्विन. Ti इज 1000. कितनी सराउंडिंग में रखा है, 300 की. ये कितना है, 300 है. ठीक, चलो भाई, सारा सब कुछ इन्होंने दे दिया. अब ये पूछ रहे हैं कि ये इसके सेंटर और इसके सरफेस पे क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस अगर पूछे तो एक बार ये सोचो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है तो भाई इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं. यहाँ 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 किसी भी पॉइंट के बीच कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं. मतलब नेग्लेजिबल होगा, मतलब बहुत स्मॉल होगा. यहाँ पर इन्होंने नेग्लेजिबल, जीरो जैसा कुछ नहीं बताया है, स्मॉल या लार्ज बताया है. अगर ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है तो टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होगा, और अगर ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम नहीं है तो भैया यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज होगा. तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि क्या ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है भी या नहीं भी है. तो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे बताइए, विद द हेल्प ऑफ बायट नंबर, है ना, विद द हेल्प ऑफ बायट नंबर. सबसे पहले देखो कि भैया बायट नंबर क्या हमारा जो हम लोग मान के चल रहे थे उस रेंज में है भी या नहीं भी है. बायट नंबर कैसे आता है, HLC/K. ठीक, H की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है, H की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 5 है, K की वैल्यू 21 है. LC की बात आती है तो मैंने क्या बताया, ये हम लोग थोड़ा सा होमवर्क पहले ही कर लेंगे. ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक पढ़ेंगे तो तभी कर लेंगे. LC क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. अब ये क्या है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड एरिया क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर. तो कोई भी किसी भी साइज का स्फीयर हो, स्फीयर किसी भी साइज का हो, हमें क्या पता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमेशा r/3 आएगी, रेडियस डिवाइडेड बाय 3. रट लो इसको, रट लो. तो हमने r/3 यहाँ पे रख दिया भैया, r/3. अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, 12 mm साइज. साइज का मतलब क्या हुआ कि डाया दिया है. चलो यहाँ पर डाया बोला है, अगर साइज भी बोल रहे होते तो वो उसका डाया ही होता. 12 mm डाया है, दैट मीन्स कि इसकी रेडियस क्या होगी, 6 mm. mm को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपकी अदर्स जो वैल्यूज हैं वो मीटर्स में दे रखी हैं. हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया रेडियस को. टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डेटा, है ना, कि हमें mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, इसको डाया को रेडियस में कन्वर्ट करना है. ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको ओवरकम करना है. ठीक, ये हमने कर लिया. तो इसको जब आप चेक करोगे तो ये फॉर श्योर लेस देन 10⁻³ मतलब कि 0.01 से ये बहुत ही कम आ रहा होगा, है ना, इससे बहुत कम आ रहा होगा. 10⁻⁻5 अराउंड समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4-5 अराउंड ऐसे ही आ रहा होगा. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर श्योर दिस वन इज अ लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम. तो लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है
अगर तो भाई टेम्परेचर डिफरेंस लार्ज पॉसिबल ही नहीं है, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस पॉसिबल है ही नहीं। दो ऑप्शन ऐसे ही क्रॉस मार दो, यहाँ से दो ऑप्शन ऐसे ही क्रॉस मार दिया। अब स्मॉल स्मॉल वाले भाई एक दिया होता तो हम टिक कराते, दो दिया है तो अब हमें दूसरी चीज भी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कैसे चेक करोगे, हमें क्या पता है, देखना जरा। बायट नंबर होता क्या है, Q, दैट मीन्स Q कन्वेक्शन, convective rate of heat transfer between the fluid, ratio conductive heat transport within the solid। ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये फ्लूइड है। अब एक चीज देखो, इन्होंने हमें आर के टर्म में बताया है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की टर्म में जब बात करेंगे तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कंडक्शन, आर conductive heat transport within the solid to the convective resistance within the fluid। ये कंडक्टिव बाई कन्वेक्टिव, कंडक्टिव। अब ये क्या है, ये वैल्यू बहुत कम है, ये 1 से बहुत कम है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, 0 की तरफ ऑलमोस्ट टेंड कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये वैल्यू जो है ये बड़ी है इससे। आर कंडक्शन जो है, आर कन्वेक्शन जो है वो लार्ज वैल्यू है एज कंपेयर टू आर कंडक्शन। ठीक, आर कन्वेक्शन लार्ज वैल्यू है, आर कन्वेक्शन इज लार्ज वैल्यू एंड आर कंडक्शन स्मॉल वैल्यू। इसमें गलत, ये गलत दे रखा है, ये तो ठीक है, तो ये पूरा ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सही है, ये भी सही है, दोनों सेट सही है। यहां तक क्लियर आया, क्लियर समझ आया कि भाई हमने किस तरह से यहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ बायट नंबर। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को कि किस तरह से करते हैं क्वेश्चन, और हम लोग देखेंगे अभी और। डन। आर कैसे आया बेटा, हिरल, वगेल हिरल, है ना। आर कैसे आया, आर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम लोग अभी कंडक्शन को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी और कन्वेक्शन को, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, जस्ट ऑपोजिट होता है कंडक्शन का। कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव टर्म को डिनोट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी, सब हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके। बट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, जस्ट ऑपोजिट है ना। तो जब इक्वेशन के टर्म में अगर मैं बात करूँ ना, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ना। तो इसी वजह से इसको अभी मैंने सिंपल इसको रिवर्ट कर दिया, है ना, इसको मैंने रिवर्ट कर दिया अगर हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा है तो। बाकी जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगी तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा काफी, ठीक है, वहां आपको काफी क्लियर हो जाएगा। LC 6 कैसे, 6 mm, अच्छा 6/3, ओ सॉरी, यहाँ 6/3 है, 3 यहाँ पर 3/, है क्योंकि ये है R/3, R/3, वो मिस हो गया था लिखने में, ठीक है ना। LC इज इक्वल टू 4, 4 नहीं होगी बेटा, अच्छा ये हो जाएगी 2 × 10⁻³ अल्टीमेटली LC की वैल्यू। दिवेश 4 नहीं होगा बेटा, नॉट 6 फॉर्मूला। अभी ठीक है ना, यश किसने बोला था, दिवेश अभी क्लियर है ना। 12 mm भाई इसका डाया था, तो 6 mm रेडियस हो गई, 6 mm रेडियस, R/3 LC, LC की वैल्यू R/3 हो गई। क्लियर है यहां से। LC इज इक्वल टू 2 mm होगा, 2 mm होगा, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है ना, यहाँ mm दिया है बेटा, ये mm दिया है।
ओके चलो गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने आपको अभी कमिटमेंट किया था कि हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है हम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपके एज इट इज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक क्लैरिटी डेवलप करने के लिए टॉपिक की, साथ ही साथ कि आपको इन एक्चुअल पता होना चाहिए कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका रियल लाइफ में कोई यूटिलाइजेशन है भी या फिर बस पढ़ रहे हैं ऐसे, तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें। फिर एक चीज मैं और बताऊंगी आपका कि इसका एक और भी बहुत अच्छा है यहाँ पर सिग्निफिकेंस इस टॉपिक का। ठीक उसी तरह से जैसे सिविल में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं, कुछ भी, भाई हमें पता है कि आपको आप बेसिकली सॉम पढ़ रहे हैं, टर्म पढ़ रहे हैं। टर्म आपके उसमें होता है, सॉम तो आई थिंक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कि इन फ्यूचर आपको एक सिविल इंजीनियर बनना है, आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबसे बहुत क्लियर, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, सब कुछ प्रॉपर आपको एनालिसिस आनी चाहिए, सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर ये हुआ, अ पर्सन इज फाउंड डेड एट 5 PM इन अ रूम whose temperature is 20 degree Celsius. रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। The temperature of the body is measured to be 25 degrees Celsius when found, and the heat transfer coefficient is estimated to be this one, 8 watt per meter square degree Celsius. Modeling the body as a 30 centimeter diameter and 1.7 meter long cylinder. इन्होंने बताया क्या भैया, ह्यूमन बॉडी क्या होती है? ह्यूमन बॉडी का कोई शेप होता है क्या? डेफिनेट कोई शेप नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट इसकी एक मॉडलिंग कर दी गई क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एलसी टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि कैसी है। तो हम बोलेंगे थोड़ी आप किसी ह्यूमन बॉडी की कैसे ज्योमेट्री बता सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मान लो कि एक सिलेंडर की तरह है बॉडी। सबसे ज्यादा रिजेंबलनेस सिलेंडर से ही होती है ह्यूमन बॉडी की, स्फेयर से तो होती नहीं है, क्यूब से होती नहीं है, कोन से होती नहीं है। ठीक, एस्टिमेट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अब ये पूछें कि भैया ऐसा ऐसा था कि एक इंसान 5 बजे, जब 5 बजे शाम को इन्वेस्टिगेशन हुई तो देखा क्या गया, एक इंसान अपने ही घर के कमरे में मरा हुआ पाया गया। 5 बजे शाम को ऐसा वारदात हुई, मतलब नहीं ऐसा इन्वेस्टिगेशन हुआ, वारदात पता नहीं किस टाइम हुई, है ना। तो देखा क्या गया कि उस बॉडी का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और उस रूम का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोला है कि इस ज्योमेट्री का एक सिलेंडर मान लो कि उस बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो थी वो ऐसी थी, मॉडलिंग उसकी कर लो। और इन्होंने बोला क्या, अब पूछ रहे हैं कि बताओ उस पर्सन की डेथ किस टाइम हुई होगी। ठीक वही पोस्टमार्टम वाला काम। द एवरेज ह्यूमन बॉडी इज, ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में जनरली होता क्या है कि देखिए ब्लड होता है, बहुत सारे प्लाज्मिक फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मिक फ्लूइड्स होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर भैया कोई ना कोई तो प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, तो हम लोग तो एक अपनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज लेंगे। तो इन्होंने बताया था किया कि एक काम करो, एक आसान काम करो। हम जानते हैं कि आप ऑन पेन एंड पेपर कैलकुलेशन कर रहे हो भैया, आप सब कुछ टर्म्स को इजी करके चलो। मैं बता रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, कंटेंट वाटर होता है, ऑलमोस्ट 72%। तो मान के चलो कि सारी प्रॉपर्टीज वाटर की ही ले लो, ठीक, इसलिए ये सब बता रहे हैं। एंड thus we can assume the body to have the properties of water at the average temperature। इस टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर, जब इंसान जिंदा था, जिंदा इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इन्होंने बताया कि 37, और जब मरा हुआ पाया गया तो दोनों के बीच का जो एवरेज टेम्परेचर है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी न किसी टेम्परेचर पर ही ली जाती हैं स्पेसिफिक, तो इन्होंने बताया कि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ये रही है बॉडी की, इसकी डेंसिटी ये रही है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये रही है।
ठीक है, आप देख रहे होंगे डेंसिटी इज वेरी वेरी नियर टू 1000, मतलब वाटर की डेंसिटी के इक्वल। मतलब ये ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर होता है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने वाटर के ही इक्वल फिजिकल प्रॉपर्टी सीपी को भी लिया है। ठीक है, ये अब क्या है कि ये एक बहुत आसान तरीके से हमें क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलो अब हम इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सोचेंगे, कैसे करना स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना कि पूछ क्या रहे हैं हमसे और बता क्या रहे हैं क्वेश्चन को? चलो हमने देखा क्या गया, ये घर का रूम है, ये घर का रूम था। ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये इंसान मिला, बेचारा हंसता खेलता इंसान। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहा है, ये इंसान है। ये बोल दिया गया कि यही इंसान है। ज्यादा मत सोचो कि इंसान ऐसा कुछ होता है कि भैया कि कोई इंसान है। ठीक है ना? अब ये बताओ इसकी मॉडलिंग कैसे करोगे? अब इस इंसान की मॉडलिंग कैसे इसकी बॉडी की करोगे? यहाँ से ये कुछ स्फेरिकल टाइप का लग रहा है, सबका फेस एक शेप का नहीं होता है, ना तो स्फेयर होता है, ये ना तो सिलेंडर होता है, ये भी अलग ही शेप होती है। तो इसलिए इन्होंने ओवरऑल इसको बोल दिया कि भैया इसको पूरा सिलेंडर मान लो। ठीक है, समझ आया? इन्होंने इस सिलेंडर का बोला है कि डाया है 30 सेंटीमीटर, इसका 30 सेंटीमीटर डाया है और 1.7 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, यहाँ पर इसका टेम्परेचर जब 5 PM पर हुई इन्वेस्टिगेशन, तो इसका टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब भैया ये टीटी टेम्परेचर है। अब हम लोग यहाँ पर पहला काम तो क्या है, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि एक लौती एक इक्वेशन है जो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की इक्वेशन होती है, जो हमें बताती है कि टेम्परेचर में वेरिएशन टाइम के साथ किस तरीके से आ रहा है, या पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर रीच करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम अगर ये देख लें कि 25 डिग्री सेल्सियस जब ये जिंदा था तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट में रखा रहने पर कितनी देर में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा होगा? हम उस ड्यूरेशन के उतना ही पीछे चले जाएंगे, 5 बजे के उतना ही पीछे चले जाएंगे कि इसको इतना टाइम लगा होगा, तो इसका मतलब कि इसकी डेथ का टाइम वो रहा होगा। ठीक, तो चलो हमारे पास इकलौती इक्वेशन क्या है, मैंने बताया log टी माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट माइनस एच बाय रो एल सी सी पी इंटू टी। ठीक, ऐसा हुआ। अब बोलो कि मैडम क्या हमने बायट नंबर चेक किया है कि ये लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम है कि नहीं? होता तभी हम ये इक्वेशन अप्लाई कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ एक एग्जांपल में टेंटेटिव डेटा कोई भी उठा के दे दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम रहा होगा। और एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी होती है भैया, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही होता है, भले हमें टच करने पे फील करने पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग टेम्परेचर लगता है, बट वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक, मतलब लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम आप अज्यूम कर सकते हैं। ये एक डेटा है, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, है ना? हमने इसको लिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, लॉग टीटी इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर 5 बजे की जब बात हो रही है तो ये कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट टेम्परेचर कितना था 20 था। टीआई हम 31 नहीं लेंगे 37 लेंगे, जब इंसान जिंदा था 37 माइनस 20 माइनस एच कितना ले लेंगे, एच इन्होंने हमें दे रखा है 8, डेंसिटी 996 दे रखा है। एलसी, अब एलसी की बात आती है कि भैया इसकी एलसी कैसे चेक करोगे? तो एलसी के लिए हमें क्या पता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया सिलेंडर के दो तरीके के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया होता है और एक क्या होता है, कंप्लीट सरफेस एरिया। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ स्नीजिंग हो रही है। कर्व सरफेस एरिया मैं इसलिए मान के चल रही हूँ कि हम मान क्या चल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी जो है उसकी स्किन, उसकी वॉल है
जैसे सिलेंडर की वॉल वेरी वेरी थिन वॉल्ड सिलेंडर है, तो उसका क्या हो जाता है सरफेस एरिया, पाई डी एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में जो उसकी वॉल है दैट वन इज स्किन बेसिकली, एंड दैट वन इज वेरी वेरी थिन, है ना। तो हमने मान लिया कि भाई ऐसा है, तो अब ऐसा है तो यहाँ पर बचा क्या, एल एल का काम खत्म हो गया, आर बाई टू बचा, ठीक है, आर बाई टू बचा, ठीक है। इन्होंने डाया दे रखा है 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, एलसी की वैल्यू बात करूं तो 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 3, ये एलसी की वैल्यू हो गई। सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू 4178, 4178 इंटू टी, यहाँ से टी की वैल्यू आपको सेकंड में मिलने वाली है, सेकंड को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे कि 13 आवर्स 26 मिनट्स आ रहा है, 13 आवर्स 26 मिनट्स आ रहा है, मतलब कि बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कितना टाइम लगा, 13 घंटे 26 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 5 बजे से 5 PM से 13 घंटा 26 मिनट पीछे चले जाओ आप, 13 घंटा, सबसे पहले 12 मिनट जाते हैं, 5 PM था, 5 PM से पीछे जाते हैं 12 घंटे, तो कितना हुआ 5 AM हुआ, एक और घंटे पीछे जाओ, एक और घंटे पीछे गए तो कितना हो गया 4 AM हो गया, 26 मिनट और पीछे जाओ तो कितना हुआ 34 मिनट, मतलब 3:34 पे इसकी डेथ हुई होगी। इस इंसान की डेथ की टाइमिंग क्या आ गई, 3:34। सेम यही प्रोसेस वहां भी होता है, बस वहां क्या होता है कि हमने यहाँ पर मान लिया कि भाई ये थिन वॉल्ड सिलेंडर है, बट एक्चुअल थिकनेस तो कुछ ना कुछ तो स्किन की होती है, ऑल्दो नेग्लेजिबल होती है बट होती है। साथ ही साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडलिंग वहां पर एक्चुअल होती है, जो कि क्योंकि ऑन पेन एंड पेपर नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, मॉडलिंग इस तरीके से बॉडी की नहीं होती है। तीसरी चीज कि हम ये नहीं मान के चल रहे होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चलो भैया ये ले लो, वाटर की ही ऑलमोस्ट ले लो, वहां तो एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज ली जाएंगी ना, सभी प्लाज्मिक फ्लूइड्स को भी कंसीडर करते हुए, जो कि हमारे अभी फिलहाल बस के बाहर है, ठीक। तो एक्चुअल प्रोसेस समझ आया कि क्या होता है, वहां होता क्या है ना। तो ये हमारा ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, जो कि हम लोगों का डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। आर बाई, अच्छा हाँ R/2 होगा, आई एम सॉरी, R/2 होगा, यहाँ 3 नहीं, R/2 होगा, वो फ्लो में कभी कभी डेटा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का कैलकुलेशन वाला बहुत ज्यादा पार्ट एक सिर्फ कंसेप्ट पे जब तक रहते हैं स्टूडेंट टाइम में ना, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी जो जितनी कैलकुलेशन है मान के चलिए आप उतने स्ट्रांग इंसान हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है आज की डेट में। जो एस्पिरेंट होता है ना वो एक टीचर से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसका उस टाइम जितनी तेजी से उसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी होती है, जितना उसकी प्रैक्टिस होती है, उतनी शायद हम लोगों की नहीं होती है ना। तो हमेशा अपना एक मोरल हाई रखिए, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखिए कि आप किसी से भी कम नहीं है, इनफैक्ट नॉट, आप अपने टीचर से भी बेटर है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है, ओके गुड, चलो बहुत बढ़िया। एक छोटा सा और टॉपिक इसी में डिस्कस करते हैं, छोटा सा मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें टाइप का। एक चीज आप लोग मुझे ये बताइए कि आप सबके घर में रोटियां बनती हैं, रोटियां तो सब लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं तो जानते तो होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम ज्यादा रोटियां नहीं खाते हैं। रोटियां कैसी बनती हैं, किस शेप की बनती हैं, किस शेप की बनती हैं रोटियां, जैसे फटाफट सब लोग बता डालो, किस शेप की बनती हैं रोटियां, जल्दी बताइए। राउंड राउंड राउंड, ओके।
अच्छा, ये हमेशा रोटियों की, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा जब रोटियां बनाना कोई सीखता है तो हमारी मम्मी लोग, हमारी दादी जी लोग, नानी जी लोग बोलती हैं कि गोल रोटियां बनाओ। ये गोल रोटियों को ही आइडल शेप क्यों बताई गई? इसे ही क्यों आइडल शेप बताई गई? ऐसा क्यों नहीं बता दिया जाता है कि भैया रोटियां ना हमारे घर में तो ऐसी रोटियां बनती हैं? कोई ऐसा क्यों नहीं बनता कि हमारे घर में ऐसी रोटियां बनती हैं? मतलब बनाने, जिसको नहीं बनाना आता है ना, जो जिसको नहीं बनाना आता है तो उसकी रोटियां ऐसी भी बन जाती हैं। बड़ी बात नहीं है। बट बोला क्या जाता है कि भैया रोटी ऐसी बनाओ और पफ्ड बनाओ, फूली हुई रोटी, जो गोल एग्जैक्टली और फूली हुई रोटी होती है उसे ही आइडल रोटी बोला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और ऐसा नहीं है, ये जो प्रथा है ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है। हमारे फोर फादर्स भी गोल रोटियां बनाते थे, हम भी गोल रोटियां बनाते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी वो भी गोल रोटियां बनाएंगी। रीजन सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, ये रीजन है, या फिर कोई और साइंटिफिक रीजन भी है? अगर है साइंटिफिक रीजन तो क्या है, बताइए। साइंटिफिक रीजन है तो क्या है? चलो देखते हैं। आपको पता है जो गोल रोटियां होती हैं वही सबसे ज्यादा, आप एक काम करिएगा, एक दिन बैठ के किचन में एक्सपेरिमेंट करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट ये सभी शेप की रोटियां बना देना, और एक गोल रोटी पफ्ड एकदम फूली हुई रोटी होगी, और उन सबको नॉर्मल टेम्परेचर पे, कैसरोल वगैरह में मत रखना कि हॉट केस में रखो, नॉर्मल ऐसे ही रख देना। फिर आप चेक करके देखना 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कि कौन सी रोटी सबसे ज्यादा अभी तक गर्म है, तो आपको यही रोटी सबसे ज्यादा टाइम तक गर्म मिलेगी, और अदर शेप की रोटियां जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं। बोले मैम ऐसा कैसा पॉसिबल है? आप करके देख लेना, चैलेंज है मेरा। रीजन क्या है कि पहले के जमाने, चलो अभी हमारे पास बहुत सारे हीट प्रिजर्विंग यूटेंसिल्स होते हैं, कैसरोल वगैरह है, हॉट केस है, हम उनमें रोटियां रख रहे हैं ज्यादा टाइम। भैया हमने 6 बजे रोटी बनाई, 9 बजे 10 खाना खा रहे हैं, 10 बजे खाना खा रहे हैं, आराम से हमें उतनी गर्म तो रोटियां नहीं, लेकिन अच्छी खासी गर्म रोटियां मिल रही हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे कुछ भी हमारे पास स्पेशल बर्तन नहीं होते थे, नॉर्मल लोग कपड़े में रैप करके रोटियां रख देते थे, साफ कपड़े में, या खुली ऐसी रोटियां होती थी, जंगलों में लोग खाना बना रहे हैं तो उनके पास कहाँ से ऐसे आएंगे बर्तन? ठीक, तो उनका क्या है, इस सब एक यही शेप होती है जो सबसे ज्यादा टाइम तक गर्म रहती है, मतलब जल्दी से इसका टेम्परेचर डिक्रीमेंट नहीं होता है एम्बियंट के कांटेक्ट में आकर। रीजन, रीजन देखो भैया क्या है, रीजन सुन लो। हमने एक अभी इक्वेशन डेराइव की थी, टी टी माइनस टी इनफाइनाइट ओवर टी आई माइनस टी इनफाइनाइट लॉग में माइनस एच बाय रो एल सी सी पी इंटू टी, ऐसा होता है। ये भी हमारे, ये सब कांस्टेंट वैल्यू होंगी, टी टी कोई कांस्टेंट होगी, टी इनफाइनाइट भी कांस्टेंट होगी, ये सब कुछ तो ये कांस्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी किसी भी बॉडी की कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम टाइम और एलसी में ये क्या देख रहे हैं कि एलसी, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलसी, मतलब जिस भी ज्योमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको ही किसी टेम्परेचर तक आने में, मतलब या तो गर्म रहने में या ठंडा होने में उसे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज दैट जब हमने रोटी पकाई तो 120 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर, एम्बियंट तक पहुंचने में, 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में उस बॉडी को, किसी बॉडी को, किसी ज्योमेट्री को ज्यादा टाइम लगेगा और किसी को कम लगेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा टाइम लगे भाई, ज्यादा टाइम लगे इससे इससे तक पहुंचने में, सो दैट कि ज्यादा देर तक रोटियां गर्म बनी रहे। तो हमें एक ऐसी शेप ढूंढनी है जिसकी एलसी हाईएस्ट हो, जिसकी एलसी हाईएस्ट हो, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप की, एक आप क्या करो सिलेंडर की एलसी फाइंड आउट करो, एक इसकी स्फेयर की, एक क्यूब की एलसी फाइंड आउट करो, तो आप देखेंगे क्या ना, ठीक है, इन सब की फाइंड आउट करें, इन सब की फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे कि स्फेयर की जो एलसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है। अब बोलो मैम ये तो हम स्फेरिकल रोटियां थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो गोल रोटियां बना रहे हैं, राउंड जिसको बोलते हैं, बोल रहे हैं आप लोग। आपने जब बेली रोटी तो वो राउंड थी,
मैंने राउंड के साथ साथ पफ्ड भी, जब पफ हो गई हीट पाते ही वो पफ्ड हुई, तो उसने एक्वायर 3D ज्योमेट्री एक्वायर कर ली, 2D से वो 3D में आ गई, उसने स्फेरिकल शेप एक्वायर की, तभी मैं उसको स्फेयर बोल रही हूँ। ठीक है, तभी उसको स्फेयर बोल रही हूँ, ऑल्दो वो सस्टेन बहुत ज्यादा टाइम तक वो शेप नहीं रही, इसलिए मैं उसको स्फेरिकल बॉडी बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप जब चेक करेंगे तो इसकी ही सबसे ज्यादा आती है, मतलब कि इस शेप को 120 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही भाई रीजन है कि हमेशा से चली आई है गोल और फूली हुई रोटियां आइडल शेप मानी गई है और आगे भी मानी जाएगी। अदरवाइज हम लोग इंसान है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा, कहते नहीं है वैसा चलता है, खुराफाती टाइप का। ये भाई ऐसा कैसे, यार पहले बनाई जाती होंगी, मैं तो अपनी एक अलग शेप डिसाइड करूंगा। अगर ऐसा बेनिफिट ना होता ना तो अब तक हम लोग इस रूल का वायलेशन कर चुके होते। है ना, तो देखने में अच्छी लगती है, यही एक रीजन नहीं है, एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये रोटी सबसे ज्यादा देर तक गर्म रहती है। इस बेसिस पे आप चाहें तो, अब बोलो कि मैम कैसे हम कर सकते हैं प्रूफ कि इसकी ही एलसी सबसे हाई होती है, तो उसके लिए भी एक है प्रोसेस। एक क्वेश्चन देख लो भाई, एक क्वेश्चन देख लो, कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये बोल रहे हैं, बस इसके बाद ही सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, इसका बस एक ये कंसेप्ट समझ लो। ये बोल रहे हैं 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल मासेस, अ स्फीयर, अ सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है, लेंथ एंड डाया जिसका इक्वल है, एंड अ क्यूब आर एट 500 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। These are dropped in a quenching bath containing a large volume of cooling oil, each attaining the bath temperature eventually. ठीक है, देखो भाई एक क्या है, बता देती हूँ क्या क्या हो रहा है। एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, एक सिलेंडर है और एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है, जिसकी हाइट और डाया दोनों इक्वल है, मतलब कि स्टैंडर्ड सिलेंडर, इसको हम स्टैंडर्ड सिलेंडर ही तो बोलते हैं, जिसकी हाइट और डाया दोनों इक्वल होते हैं, स्टैंडर्ड सिलेंडर। और एक क्या है, स्फेयर है, एक स्फेयर है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि सबका मास इक्वल है, सबका मास इक्वल है, एम एम एम, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो तीनों की डेंसिटी भी इक्वल होगी। ठीक, मास इक्वल है, ठीक है, डेंसिटी भी इक्वल है। अब बोल क्या रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर क्यूब, ये इनिशियल टेम्परेचर 500 दिया है, दीज आर ड्रॉप्ड इन अ क्वेंचिंग बाथ, किसी क्वेंचिंग बाथ में जिसका लार्ज वॉल्यूम है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% चेंज ऑफ द टेम्परेचर इज स्मॉलेस्ट फॉर। ये बोल रहे हैं कि ये जब इनका टेम्परेचर सबका 500 डिग्री सेल्सियस है और ये किसी ठंडे बाथ में डिप कर दिए गए और सभी इवेंचुअली सब में कूलिंग हो रही है, तो अब ये बोल रहे हैं कि 90% ड्रॉप, इस 500 टेम्परेचर का 90% ड्रॉप किस बॉडी में सबसे, मतलब पहले होगा, है ना, मतलब किसका टाइम रिक्वायर्ड सबसे कम है, कौन सबसे पहले ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो देखो भाई, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, देखिए अभी मौसम बहुत वैसा चल रहा है, थोड़ा सा केयरफुल सब लोग रहिए, कोल्ड स्नीजिंग वगैरह किसी को नहीं होने देना है। देखो हमें क्या पता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो भैया वॉल्यूम भी सबके इक्वल ही होंगे, सबके वॉल्यूम इक्वल होंगे, तीनों ही बॉडी के वॉल्यूम इक्वल होंगे। हमें क्या पता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LC, एंड हमें यहाँ से क्या पता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LC को हम V बाई A कर सकते हैं, V इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसी बॉडी जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसको टाइम सबसे कम लगेगा, और जिसका एरिया सबसे कम होगा उसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। तो एरिया देखो सबका, हम लोग यहाँ से देख लें, सबका एरिया देख लो भैया, क्यूब का एरिया क्या होगा,
6a², r अगर इसकी साइड है, सपोज दैट r, या d मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान लो, ये d है, ये भी d है, और ये भी d है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6d² हो गई, 6d²। अब इसका देखो भाई क्या हुआ, 6a² होता है, इसका क्या हो जाएगा, πr², नहीं, πdl है ना, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, πdl, πdl। अब ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है तो इसका πd² हुआ, πd² हुआ। स्फेयर का क्या हो जाएगा, स्फेयर का क्या होता है, 4πr² होता है, तो πd² हो जाएगा, 4πr²। तो इसका πd², इसका πd², इसका 6d²। अगर ये सिलेंडर कैसा होता है, ये स्टैंडर्ड सिलेंडर, ये तो अभी हम थिन वॉल्ड मान रहे हैं, थिक वॉल्ड होता तो इससे ज्यादा होता, इससे ज्यादा, πd² से ज्यादा आ रहा होता, ठीक। अब हमने देखा क्या भैया, है ना, इससे ज्यादा आ रहा होता, तो स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम, देन उसके बाद सिलेंडर का होता है। अभी तो इक्वल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने थिन वर्ल्ड मान लिया है, अदरवाइज इससे ज्यादा आता, आप करके देख लेना। और क्यूब का सरफेस एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है, क्यूब का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो उसकी एलसी सबसे कम होगी, इसकी एलसी क्या होगी, सबसे कम होगी, मतलब कि टाइम क्यूब को सबसे कम लगेगा पहुंचने में। और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका आ रहा है, स्फेयर का, मतलब कि एलसी स्फेयर की सबसे ज्यादा होती है, मतलब स्फेयर को कोई भी टेम्परेचर रीच करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। वही रोटी वाला एग्जांपल, यहां से प्रूव होता है कि सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है, स्फेयर को लगता है। हेंस प्रूव्ड कि रोटियां गोल और पफ्ड ही क्यों बनाना आइडल माना जाता है। चलो, so guys, it's all about today's session and we will continue from the next one, from the very beginning of the topics. चलिए, किसी का अगर कोई भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज फिर सेशन को वाइंड अप करें। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को, बोरिंग नहीं लगा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या है केमिकल में, क्यों है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फटाफट, अगर आप सबको क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, तो थम्स अप यहाँ पर कर दीजिए। एक बार आप लोग बता भी, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको, समझ आया या फिर बोरिंग लगा, या फिर मतलब लग रहा है कि केमिकल से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बता सकते हैं। कल ट्राई करेंगे। ओके दिशा, ओके दिशा, यू आर एंजॉइंग। बाकी लोग भी, आप लोग बता सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा एक काइंड ऑफ डेमो लेक्चर। डेमो लेक्चर क्या होता है, मतलब कोई भी नॉर्मल टॉपिक मैंने तो ऐसे पढ़ा दिया रैंडम। मिलते हैं हम लोग जब बैच स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी मिलते हैं, आई होप विद इन 1 to 2 days अराउंड। फिर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन फॉर्म में स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी हम लोग नहीं वो करेंगे कि बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कोई हो जाए, क्योंकि आपको और भी टॉपिक हैं, उनका भी वेटेज है, उनको भी टाइम देना है ना। तो हम लोग मतलब इजी तरीके से, बेसिक लेवल से स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, हाँ हाँ, रिवाइज मैं कराती रहूंगी भाई। मेरा क्या है ना, मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेरा आज अगर आपने पढ़ा तो कल वाले लेक्चर में आप डेली रिवाइज करके आओ, है ना। जितना पढ़ा था उसको साथ लेकर के आओ और जिस दिन पहले लेक्चर में बैठो तो एकदम एम्प्टी माइंड बैठो, फुल कप नहीं हो करके, खाली कप होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ ज्ञान नया उसमें आएगा, अदरवाइज सब ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। मैं रिवाइज करवाती रहूंगी, डोंट वरी। एंड आपको कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कि क्या मैम आप जो पढ़ा रहे हैं
उसमें मुझे कुछ टॉपिक छोड़ने, क्या क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आपने जितना पढ़ाया उसके अलावा मुझे किसी बुक से कुछ पढ़ना है क्या? देखिए स्टैंडर्ड बुक हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, बट मैं जब आपको सब्जेक्ट्स डील करूंगी आपके साथ, जो भी सब्जेक्ट, तो कोई भी आपकी चॉइस है कि आप बुक पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड बुक्स के नाम जो कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो सब बुक्स पढ़ के ही उन सब का जितना भी क्रिस्प वे है, जितना भी एक कहते नहीं है कि निचोड़ है, जो मेन चीज है कि हर एक मल्टीपल बुक्स से पढ़कर ही, मैंने अगर हीट ट्रांसफर की, मैंने शायद 10+ बुक्स पढ़ी होंगी सिर्फ हीट ट्रांसफर की, एंड मास ट्रांसफर की भी सेम। तो सब बुक्स से जो भी मेन है अच्छा उन सबको क्रिस्प एंड कॉम्पैक्ट वे में मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। सो माई क्लास नोट्स and all the topics covered here in the classroom only will be more than sufficient. कोई नेसेसिटी नहीं है आपको बुक पढ़ने की, बाकी आपकी चॉइस है ना। मना भी नहीं करूंगी बिकॉज बुक्स तो भाई क्या है, हम सब भी बुक पढ़ के ही ज्ञान आता है, बट कोई नेसेसिटी नहीं है सच। और किसी को कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? एनीवन? नोट्स इसकी मिल जाएगी बेटा, टॉपिक की आपको वेल अरेंज्ड मैनर में PDF मिल जाएगी। ओके देन गाइस, मुझे भी अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। मिलते हैं फिर होपफुली बहुत जल्दी। That's all for this particular session. We'll continue from the next one. Thank you so much guys for your active participation. Take care. Good night.